नमस्कार बच्चों। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके यूपी ट्रिपल सी पेट का जो सिलेबस है उसका पार्ट है। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या है गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो शुरू करते हैं सामान्य परिचय एवं उत्पत्ति से। सामान्य परिचय एवं उत्पत्ति। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में, प्रयाग के निकट पड़ता है कौशाम्बी। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। ये कौन थे? कुषाण जो वंश था उसके सामंत हुआ करते थे। ठीक है, उसके कुषाण वंश के समाप्ति के बाद इनका उदय हुआ था। ठीक, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था जो 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है ना। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। इसने शासन कब तक किया? 280 से लेकर 320 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजकीय चिन्ह था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इससे अपना राजधर्म बनाया था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय इतिहास का गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो नगर का क्रमिक पतन है इसकी एक अति महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब देख लेते हैं प्रमुख शासक एवं उनकी उपलब्धियां। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देख लेते हैं। 320 ईस्वी में यह गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गुप्त वंश गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत जो आप लोग सुनते हैं इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। 335 ईस्वी से इसका शासनकाल शुरू हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। ठीक है, आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था कौन? समुद्रगुप्त। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। किसने भारत का नेपोलियन कहा? विसेंट स्मिथ ने। ठीक है ना। उपाधियां देख लेते हैं इनकी। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत एवं कविराज की उपाधियां धारण की। ठीक है, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत और कविराज की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। ठीक है, गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्र लेखों में इसे परम भागवत कहा गया है। ठीक है ना, परम भागवत किसमें कहा गया है? गया और नालंदा से 2 ताम्र पत्र मिले हैं, इसमें परम भागवत इनको कहा गया। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का परम उपासक था। ठीक है, विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे पता चलता है वो क्या थे? संगीत के प्रेमी थे। ठीक है, इसका दरबारी कवि हरिशेर था जिसने प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? हरिशेर ने। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गयाजी में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देख लेते हैं जो 380 में गद्दी पे बैठा था। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। शको पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, शको पर विजय के उपलक्ष्य में क्या चांदी के सिक्के चलवाए थे। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी शको पर विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी। साव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। ठीक है, साव जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है ना, जो पाटलिपुत्र थे और पाटलिपुत्र और उज्जैनी थे ये विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। वीरसेन शैव मतावलंबी
जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया। ठीक है। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था। ठीक है ना। जो वीरसेन था शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण और न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित और कवि था। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। नवरत्न के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास, पहले नवरत्न में कौन थे? महाकवि कालिदास जो अग्रगण्य थे। दूसरे नवरत्न थे धन्वंतरी। ठीक है। तीसरे छपड़क, चौथे अमर सिंह, पांचवें शंकु, छठवें बेताल भट्ट, सातवें घटकरपड़, आठवें वारामिहिर। ठीक है ना। नवें वररुचि थे। ठीक है ना। कालिदास क्या थे? अग्रगण्य थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। छपड़क फलित जोशी थे। अमर सिंह कोशकार थे। शंकु वास्तुकार थे। और वारामिहिर खगोल विज्ञानी थे। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब कुमारगुप्त के बारे में देख लेते हैं। इनको गोविंद गुप्त भी कहा जाता था। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 415 ईसा पूर्व से लेकर 454 ईस्वी तक। 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ, जिसका शासनकाल था 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है। कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंध अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। कुमारगुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के बारे में देख लेते हैं। 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है। सुदर्शन झील, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित ऐतिहासिक सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है ना। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही भारत पर हुइड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। ठीक है। इसी के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुइड़ों का आक्रमण भारत पर शुरू हो गया था। अब देख लेते हैं विष्णुगुप्त के बारे में। अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। नालंदा का मठी विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकार के अनेक मठों का विशाल संकुल है। ठीक है ना। ये क्या है? एक विहार है, महाविहार है। ठीक है ना। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों के पर आधारित है। जो नालंदा के बारे में हम सुनते हैं वो अधिकतर जानकारी जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों के आधार पर है। जो ह्वेनसांग लिखा था उसी के बारे में, उसी को पढ़ के इंटरप्रेट करके अंदाज़ा लगाते हैं नालंदा में क्या क्या था। ठीक है। एक मठ की नींव, जो ये नालंदा है, एक मठ की नींव, उसकी मठ की नींव कौन? कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा। ठीक है ना। नालंदा में बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के दर्शन एवं सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी। जो 3 संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, इन थेरवाद, महायान, वज्रयान, इन सभी के सिद्धांत और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पे। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा तथा इसके समीप स्थित बोधगया, कुरकीहार आते थे। ठीक है। मतलब विदेशी शिक्षा, विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे। प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपन्ना कहा जाता था। दूसरी इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक को उपरिक कहते थे। ठीक है, कहलाते थे। इसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति दूसरी इकाई थी, भुक्ति या प्रांत बोलते थे, जिसके शासक को उपरिक कहा जाता था। भुक्त के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। ठीक है। भुक्त के नीचे
विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख को विषयपति कहते थे। पुलिस विभाग के बारे में देख लेते हैं। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था, जबकि अन्य अधिकारी दंडपाशी कहलाते थे। ठीक है, जो पुलिस विभाग का कर्मचारी हुआ करता था, साधारण कर्मचारी, उसे भाट कहा जाता था, जबकि मुख्य अधिकारी जो होता था दंडपाशी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम सभा का मुखिया, ग्रामीण एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ठीक है ना। प्रशासन की गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, ध्यान रखिएगा। ग्राम समूहों की छोटी प्रशासनिक इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूहों के कुछ ग्राम के समूह को मिला के एक प्रशासनिक इकाई, छोटी सी प्रशासनिक इकाई बना दी जाती थी, उसे पेट कहा जाता था। आर्थिक व्यवस्था एवं कृषि एवं कर। ठीक है, गुप्त काल में भू राजस्व लगान कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था। 1/4 से 1/6 भाग तक लगान के रूप में लिया जाता था। गुप्त काल में बालात श्रम विष्टि को राज्य के लिए आय का एक स्रोत तथा जनता द्वारा दिए जाने वाला कर माना जाता था। बालात श्रम को बालात श्रम या विष्टि को राज्य के लिए एक आय का स्रोत माना जाता था। खेतों की सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का व्यापक प्रयोग होता था। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ठीक है, व्यापारिक श्रेणी का जो प्रधान हुआ करता था उसे ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन हुआ करता था सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र गुप्त काल में। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। ये लाइन याद करिएगा, पूछा करता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कौन से शासन काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। ठीक है, स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है? दिनार। गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो रुपये का कहलाते थे और केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। जो गुजरात विजय इन्होंने किया, गुजरात विजय के बाद इन्होंने चांदी के भी सिक्के जारी किए, लेकिन चांदी के सिक्के लोकल स्थानीय जगहों पे यूज हुआ करते थे। ठीक है ना, बहुत दूर के लिए नहीं यूज किया जाता था, स्थानीय लोग ही यूज किया करते थे। भूमि के प्रकार आर्थिक उपयोगिता के आधार पर देख लेते हैं कौन कौन से भूमि हुआ करते। कृषि योग्य भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र कहते थे। वास करने योग्य या मकान बनाने योग्य भूमि को क्या कहते थे? वास्तु कहा करते थे। पशुओं को चराने योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा करते थे। ठीक है ना। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है होती थी उसे सील कहा करते थे। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अग्रहत कहा करते थे। ठीक है, जंगली भूमि को अग्रहत कहा करते थे। सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ठीक है, कायस्थ जो थे उनका सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जात के रूपों में कायस्थों का प्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। जात के रूप में अगर इनका वर्णन देखा जाए तो ओसनम स्मृति में मिलता है। विंध्य के जंगलों में सबर जात के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। सबर जात के लोग थे जो वे क्या करते थे? मनुष्य का मांस चढ़ाते थे अपने देवताओं को। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। इस लाइन को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा करता है। पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। इससे जो अभिलेख है, एरड़ का अभिलेख है, इसमें भोजराज जब मर जाते हैं तो उनकी पत्नी सती होती हैं, उसी का उल्लेख दिया गया है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका तथा वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। ठीक है, जो महिलाएं थी जो वेश्यावृत्ति करती थी उनको गणिका तथा जो वृद्ध हो जाती थी वेश्या करने वाली महिला उनको कुटनी कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। ठीक है, जो मंदिर की कला बनाने की कला का विकास हुआ गुप्त काल में हुआ माना जाता है। तो इस लाइन को भी याद करिएगा। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ। ठीक है, त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग बोलते हैं, इनकी अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गांव जो है सबसे अधिक अनुदान में दे दिए, दान में दे दिए थे मंदिरों और ब्राह्मणों को। गुप्त कालीन कला एवं स्थापत्य। गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं मंदिरों के बारे में। विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर कहाँ है? गयना,
कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? ईंटों द्वारा निर्मित है, इसे ध्यान दीजिएगा। दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, इन दोनों मंदिरों को याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में, बेतवा नदी के किनारे है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा ये भी निर्मित है, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गुफा में चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में 6 शेष हैं, ठीक है। 29 गुफाएं निर्मित की गई थी, जो 6 बची अब खत्म हो गई हैं और गुफाएं ढह हो गई हैं, ठीक है ना। इनमें से गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। जो गुफा संख्या 29 गुफाओं में गुफा संख्या 16 और 17 थी वो गुप्तकालीन थी। गुफा संख्या 16 में देख लेते क्या है। इसमें उत्कीर्ण मर्दासन राजकुमारी का चित्र अत्यंत प्रशंसनीय है, ठीक है ना। मर्दासन राजकुमारी हैं, उनका चित्र अंकित है। गुफा नंबर 17 में देख लेते हैं। इसके चित्रों को चित्रशाला कहा गया है, ठीक है। 17 गुफा नंबर में जो चित्र हैं उसको चित्रशाला कहा गया है। इसमें भगवान बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण से संबंधित चित्र है। इसमें गुफा नंबर 17 है, इसमें बुद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी चित्र हैं उनसे रिलेटेड है। उनके जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिवार से संबंधित जितने भी चित्र हैं वो उसी में है, गुफा नंबर 17 में। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की महायान सागा से संबंधित है, ठीक है ना। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। ये ईसा की पहली और 7वीं सदी के चित्र हैं, ठीक है। ये कब के चित्र हैं? इस पहली और 7वीं सदी के चित्र हैं, इसमें अंकित है, और अधिकतर गुप्तकालीन है, ठीक है ना। जो भी चित्र हैं अधिकतर गुप्तकालीन है। बाघ की गुफाएं, गुप्तकाल में निर्मित बाघ की गुफाएं बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाए गए हैं। कहाँ? बाघ नामक स्थान पर, जिला धर पड़ता है मध्य प्रदेश, जिला धार जिला जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ बाघ नामक स्थान पर बाघ की गुफाओं का निर्माण किया गया है। साहित्य, विज्ञान और विद्वान देख लेते हैं। प्रसिद्ध साहित्य एवं नाटक, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख करने वाले पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई, ठीक है ना। ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख करने वाले पुराणों की वर्तमान रूप की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतत्व को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद दूसरा स्थान है। इसके 5 भाग हैं: मित्रभेद, मित्रलाभ, संघ विग्रह, लब्ध प्रडास, अपरिच्छा कारित्व, ठीक है। कौन कौन से 5 वो भाग हैं? मित्रभेद, मित्रलाभ, संघ विग्रह, लब्ध प्रडास, अपरिच्छा कारित्व, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, ये मत देखिएगा, ये देख लीजिएगा किसके द्वारा लिखा गया है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया पंचतंत्र, ये पूछता है। प्रसिद्ध नाटककार भास के 13 नाटक गुप्त काल के ही हैं, ठीक है। जो भास ने नाटक लिखे हैं उनके 13 नाटक जो हैं गुप्त काल से ही संबंधित है। शूद्रक द्वारा लिखित नाटक मृच्छ कटिकम, माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण व वेश्या के प्रेम का वर्णन है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो मृच्छ कटिकम या इतना याद करिए, मृच्छ कटिकम किसके द्वारा? शूद्रक द्वारा लिखा गया है, ये पूछ लेता है, अक्सर पूछा जाता है। अभिषाक दत्त का संस्कृत नाटक है, क्या है? देवी समुद्रगुप्तम क्या है? अभिषाक दत्त का संस्कृत नाटक है, जो राजा रामगुप्त, ध्रुव देवी और शक आक्रमणकारी के वध पर चंद्रगुप्त की कहानी बताता है, ठीक है ना। देवी समुद्रगुप्तम क्या, इसमें क्या बताया गया है? राजा रामगुप्त, ध्रुव देवी और शक आक्रमणकारी के वध पर चंद्रगुप्त की कहानी बताता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देवी चंद्रगुप्तम, अभिषाक दत्त जो हैं इनकी संस्कृत नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम का कथा है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा? कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया, इतना बस आपको याद रखना है। यह 1789 में यूरोपीय भाषा में अनुदित होने वाली तीसरी भारतीय रचना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाती है, तीसरी भारतीय रचना है। किसमें? यूरोपीय भाषा में अनुदित होने वाली, ट्रांसलेट होने वाली। पहली कौन सी थी? मनुस्मृति थी, जो 1776 में ट्रांसलेट की गई थी। दूसरी कौन सी थी? भगवत गीता जी, जो 1785 में ट्रांसलेट की गई थी।
विज्ञान, नक्षत्र और चिकित्सा विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। आर्यभट्ट, इन्होंने आर्यभट्टियम एवं शुद्ध सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत लिखे। ठीक है, कौन कौन से लिखे? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत लिखे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण बताए थे। ये पहले नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वारामिहिर के बारे में देख ले। इन्होंने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहद जातक और लघु जातक की रचना की। ठीक है, किसकी किसकी? बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहद जातक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मगुप्त के बारे में देख लेते हैं। महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पूर्व कल्पना करते हुए कहा, प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। न्यूटन के पप्पा कह सकते हो आप लोग, क्योंकि न्यूटन से बहुत साल पहले ही क्या कर लिए थे, बता दिए थे कि पृथ्वी का एक स्वभाव है कि अपनी तरफ वस्तुओं को खींचती है। ठीक है ना। इन्होंने गुप्त काल में पशु चिकित्सा पर हर्ष्या आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। गुप्त काल में रचित प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक जिसमें विभिन्न नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां बताई गई हैं। ठीक है। नवीनतम है, इसमें क्या किया गया? गुप्त काल में रचित प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक जिसमें क्या है? नवीनतम क्या है? प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक है गुप्त काल की। इसमें क्या बताया गया है? विभिन्न नुस्खे, सूत्र, उपचार और विधियां बताई गई हैं चिकित्सा के। संग्रही सूत्र, यह ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, 12वीं सदी में लिखा गया था, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल हैं। तो यही रही आपकी आज की क्लास, और सारे डिटेल जो इम्पोर्टेंट है तो आप लोग एक बार फिर से पीडीएफ को टेलीग्राम से जाके ले लीजिएगा और देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग ज्वाइन टेलीग्राम चैनल लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है तो इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और यूट्यूब सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल है तो इस पर क्लिक करके आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, नोट्स लेने के लिए। और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, पीडीएफ शेयर करेंगे तो इसमें जो लिंक्स हैं सारे प्रोवाइड किए गए हैं, इस पर क्लिक करके लोग जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना भाटिया परिवार जो है, भाटिया क्लासेस का परिवार है, इसको और बड़ा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।